जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी अगली कड़ी को बढ़ाते हुए और एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है भारत की प्रमुख जनजातियां। प्रमुख क्या, हमें इसमें लगभग सभी जनजातियों को पढ़ना है। उसमें क्या पढ़ना है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसको हम जानेंगे धीरे धीरे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हमारे पीछे जो आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अक्सर मिलते होंगे परीक्षा में। तो इनसे होता ये है कि जब परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप जनजातियां पढ़ के जाते हैं, पूछ लिया जाता है उनका बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन, संविधान से संबंधित, उनकी जनसंख्या से संबंधित, या उनके जो सामाजिक संस्कृतियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप नहीं कर पाते हैं। सभी चीजों का समन्वय आज हम इसी वीडियो में देंगे। हो सकता है इसके पार्ट 2 हो जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम 15 या 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। 15-20 मिनट का वीडियो बनाने से फायदा ये रहता है कि आपको देखने में थोड़ा झिझक नहीं होती है, या मतलब पूरा वीडियो आप देखते हैं ताकि कंटेंट आपको सही से सब चीज मिल जाए। ज्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप देखते नहीं है, वो तो हमें पता चल जाता है कितने मिनट का आपने देखा, या फिर लोगों ने देखा, सभी लोगों का आ जाता है कि कितने मिनट का ये वीडियो देखा गया एवरेज। तो छोटा वीडियो बनाने से ये फायदा है कि आपके अंदर तुरंत ललक जगती है कि हाँ चलो छोटा वीडियो है, इसको तुरंत निपटा के हम देख लेंगे। बड़ा वीडियो बनाने में एक दिक्कत ये आ जाती है, अपलोडिंग समस्या। दूसरी चीज कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो नहीं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन जो सबसे मेन चीज है आपकी समस्या है वो है कि जैसे मैंने 1-1.5 घंटे का वीडियो बना दिया और बना दिया कि ब्रह्मास्त्र। मैंने बहुत सारे ब्रह्मास्त्र देखे और देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि जब मुझे उतना समय, जब गैप मिले तभी मैं उसको देखूँ। तो 10-15 मिनट का तो गैप मिलता रहता है, लेकिन अगर कहो कि 2 घंटे या 2.5 घंटे का गैप मिले तो नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं भी ये सोच के नहीं बनाता हूँ कि बड़ा वीडियो ना बनाऊं। अभी इनिशियल स्टेज में हैं हम भी, और आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको जितना भी दें शुद्ध दें और एकदम क्या कहते हैं सटीक जानकारी दें। इसीलिए ये जो वीडियो है हमारा, देखो लेट आ रहा है, 2-3 दिन से वीडियो लेट हो रहा है, क्योंकि कंटेंट जो खोजने में है बहुत ज्यादा समय लगता है। और मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो ऐसा दूं आपको किसी भी टॉपिक का कि उस टॉपिक से बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हालांकि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो ओरिएंटेड, और इस समय पीसीएस की जो प्री लगा हुआ है 14 मई को, उसके संबंधित उसी के परिदृश्य में हम ये वीडियो बना रहे हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हमने इस वीडियो में आपके लिए दिया है। देखिए, भारत की जनजातियां जनजातियां शुरू करने से पहले पहले मैं ये बात करूंगा कि जनजाति शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया। तो जनजाति शब्द हमारे जो है, नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, एक मिनट, अभी इंक फिल किया नहीं चल रहा है। देखिए, जनजाति शब्द जो हमारे हैं, क्या नाम है, ठक्कर बापा। देखिए, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि छोटा लिखता हूँ। छोटा लिखने की एक आदत है हमारी, वो तो है ही एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो बोर्ड पे ज्यादा आएगा नहीं, छोटा होगा। तो ये देखिए, मैं बोलता हूँ तो वहां से आप क्लियर कर लिया करिए। आप सोचते हैं स्क्रीन शॉट लेके नोट्स जमा मत करो। देखो, जो चीज ले लोगे रखने के लिए, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप देख नहीं पाओगे। अगर इसी फ्लो फ्लो में आपने देख लिया तो हो सकता है आपके काम में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे थे, कि बात कर रहे थे कि जनजाति शब्द का जो इस्तेमाल सबसे पहले किया, तो ठक्कर बाबा। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ यहीं से आप लिख सकते हैं, राइटिंग पे जाएंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए। आप इस समय कंटेंट पर फोकस कीजिए बस। तो इसको हटा देते हैं। आदिवासियों का मसीहा इसको कहा जाता है, ठक्कर बाबा को। ये जनजाति शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। पुरातत्व लेखों में इनको क्या कहते हैं, इनको अत्विका कहते हैं। पुरातत्व लेखों में इनको कहते हैं, जनजातियों को अत्विका। आज मार्कर धोखा दे रहा है, इसी तेज हो गई है और इसी में मार्कर हो गया हमारा, इसका फ्लो बंद हो गया। चलिए, ब्लू से हम आपको आज पढ़ा देते हैं। अत्विका
इसको पुरातत्व लेखों में जनजातियों को अफ्रीका नाम से संबोधित किया गया है। अफ्रीका सबसे बड़ी जनजाति, देखिए कुछ लोग कहते हैं भील है, कुछ लोग कहते हैं गोंड है, लेकिन जो डेटा इस समय सामने आया है तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड को पहली मानते हैं और भील को दूसरी मानते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति नहीं, वो तो सबसे बड़ी है तो यानी कि गोंड है सबसे ज्यादा जनसंख्या में। लेकिन सबसे ज्यादा किस राज्य में है जनसंख्या में? राज्य में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो ये है एमपी में। ये मान लीजिए कि एमपी की जितनी भी जनसंख्या है उसका 21% आबादी किसकी है? एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। प्रतिशत में सबसे ज्यादा, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम। मिजोरम में कितना? इसका 94.4% मिजोरम में इसकी परसेंटेज है। प्रतिशत में और आबादी में ये दोनों बता दिया, हो सकता है क्लियर हो गया हो आपको कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है और आबादी में सबसे ज्यादा कहां पर है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम में, आबादी में मध्य प्रदेश में। दोनों जगह जंगल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसीलिए जहां देखिए इनका यही लॉजिक है कि जहां पर जंगल होंगे, जहां पे नदियां ज्यादा होंगी, वहीं पे क्या कहते हैं आदिवासी ज्यादा होंगे, खास करके जंगल जहां पर ज्यादा। तो जंगल क्योंकि ये प्रकृति की पूजा करते हैं, मोस्टली सभी जनजातियां प्रकृति की पूजा करते हैं, वनों की पूजा करते हैं। इसीलिए इनके लिए एक योजना भी लॉन्च हुई है, वन धन योजना। वन धन योजना हमने देखिए कई चीजें इसमें दिया है, बस जुड़े रहिए। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत तो ये है 8.6%, 8.6% कुल जनजातियों में। मतलब कुल जैसे जितनी भी जनसंख्या है भारत की, उसमें 8.6% किसकी है? जनजातियों की जनसंख्या। कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो इसके लिए जनजाति देखो, यहाँ पे हम भारत की जनजातियों के बारे में संविधान कौन सा संशोधन है, तो संशोधन नहीं, इसमें आर्टिकल 342 यहाँ पे लिखेंगे, आर्टिकल 342 में ये दिया हुआ है, प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य क्षेत्र में यह अधिकार है कि उस क्षेत्र में जनजातियों की को अधिसूचित कर सके, मतलब उनको दर्ज कर सके, मतलब आदेश जारी कर सके ताकि वो संविधान में दर्ज हो जाए। अभी तक कितनी अनुसूचित अनुसूचित नहीं अधिसूचित जनजातियों की कितनी मतलब संख्या है? तो 705 है। ये डेटा 2022 तक अधिसूचित जनजातियों की जनसंख्या। 2011 में कितनी थी? 500 प्लस थी लगभग। तो ये जनजातियां संविधान में दर्ज हुई है। संविधान में किस प्रक्रिया के तहत दर्ज होती है उसका दिया हुआ है प्रावधान, आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 का 25 तक आर्टिकल है। रेड पेन नहीं चल रहा है तो हम ब्लू से ही लिख देते हैं। आर्टिकल 366 का 25 नंबर जो आर्टिकल है उसमें ये प्रावधान दिया है कि कौन सी जनजाति को हम अधिसूचित करेंगे संविधान में। ठीक, तो और किसमें करेंगे? तो आर्टिकल 342 में करेंगे। सभी अधिसूचित जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो 342 में। देखिए हम दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अधिसूचित और एक अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित को हम एसटी बोलेंगे अब ताकि आप कंफ्यूज हो। अधिसूचित मतलब अधिकृत रूप से सूचित, मतलब जो संविधान में दर्ज हो चुकी है। तो संविधान में दर्ज होने के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान दिया हुआ है? तो 366 का 25 नंबर, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है 25, और 342 में इनके बारे में दिया हुआ है जो अधिसूचित एसटी है उनके बारे में। संविधान में संशोधन तो 2003 में हुआ था। संविधान में संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है 89 89वां संविधान संशोधन। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 89 लिख देते हैं, सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 या 2003 ये संशोधन किया गया, और इस संशोधन के तहत आर्टिकल 338 ए जोड़ा गया। इस 338 के तहत
एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना की गई कब? 2003 में। इसको जो आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके पहले भी आयोग गठित हुआ था 1977-78 में, लेकिन वो संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। ये जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2003 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष यूएस ढेबर इसके अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद जोड़ा गया 338A। ठीक, अब देख लेते हैं, तो संवैधानिक बातें हो गई। अब बात हम करते हैं कि कौन सा, जैसे इनके बारे में विशेषताएं क्या क्या, जनजाति पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले हम विशेषताएं ये कि लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात 990 लिंगानुपात किसका? अनुसूचित जनजातियों का। इसमें बढ़ोतरी कितना हुई है? तो इसमें बढ़ोतरी हुई है +12। मतलब अब +12 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो लिंगानुपात है ये 2011 का है। अभी 2021 वाला डेटा अभी नहीं आया है, 2023 चल रहा है, 24 मतलब लास्ट तक आएगा ये। तो हमें अभी पढ़ना है ये जो क्या कहते हैं डेटा है 2011 वाला। तो 2011 वाला में जो सेक्स रेशियो है इनका वो 990 है। किसका? एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई थी 2011 में? तो 12 की बढ़ोतरी हुई थी। मतलब इससे पहले कितना रहा होगा? तो 78 978 रहा होगा। 2001 में 978 रहा होगा, फिर 12 जब बढ़ गया तो ये हो गया कितना? 990। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य में है? तो वो है हमारे गोवा में। और सबसे कम, तो सबसे कम कहां पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ये 2011 का डेटा है। अब का होता तो जैसे जम्मू कश्मीर डिवाइड हो चुका है तो उसका अलग अलग डेटा होगा, अब आएगा अलग अलग। लोकसभा में देखिए एसटी की कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो ये है 47। आप ये पढ़े होंगे कि टोटल है 131 सीट। 131 सीट एससी एसटी दोनों के लिए, एससी और एसटी। 131 में से 43 सीटें किसकी हैं? एसटी की। इसको माइनस कर देंगे तो बची कितनी? 4। और इधर कितना बचा? 84। ठीक, मतलब 84 सीटें किसकी? एसटी की, और 43 सीटें किसकी? एसटी की। तो टोटल सीटें कितनी थी लोकसभा में? लोकसभा में टोटल सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी थी? तो 131। जनजातियों से संबंधित समितियां, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनजातियों से संबंधित है? 4 समितियां देंगे जिनमें से एक इनका नाम होगा। तो इनमें कौन कौन सी समिति है? तो शाखा समिति है, भूरिया समिति है, और शाखा समिति, भूरिया समिति और लोकुर समिति है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें इधर आ जाते हैं कि राज्य में देखिए पंजाब और हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पर पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे कोई जनजातियां नहीं पाई जाती। केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए सबसे ज्यादा जनजाति का आबादी किसमें है? केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज्यादा है आबादी इसमें उसमें दादर द्वीप में, दादर एवं नागर हवेली, और ये है आबादी में। ठीक, सबसे ज्यादा। और सबसे कम आबादी नहीं, सबसे ज्यादा आबादी में है और सबसे ज्यादा प्रतिशत में किसमें है? तो लक्षद्वीप। इसका भी 94 लगभग प्रतिशत है। अब सबसे कम पूछेंगे कि सबसे कम आबादी किसकी है और सबसे कम प्रतिशत में किसकी है। तो ये मान लीजिए कि दिल्ली भी केंद्र शासित है, पांडिचेरी भी केंद्र शासित है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है। इनमें पाई ही नहीं जाती। जब पाई ही नहीं जाती, जहां शून्य है तो वहां हम जीरो की क्या कल्पना करें? तो इसलिए हम इनको यहाँ पे कल्पना इनकी नहीं करते, इनको हम नहीं काउंट करते। सबसे कम वाला डेटा नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं पाई जाती जनजातियां। जनजातियों से संबंधित प्रमुख
पहली योजनाएं ट्राइफेड योजना और वंदन योजना भी हमने कहा, और इसके पहले एकलव्य विद्यालय जो शुरू की गई, ये 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जो करना है राज्य सरकार को। ठीक, राज्य सरकार द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। फंडिंग कहाँ से आएगी? केंद्र सरकार से। इसमें देखिए कोई चीज छूटा तो नहीं है। एक बार फिर से इसका हम कुछ रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अगला स्टेप हम इसका मैप बनाएंगे और किस राज्य में कौन सी जनजाति है उसका हम, उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो हम ध्यान देंगे। ठीक, बस आपको हम 2 मिनट के लिए पहले इसका रिवीजन करते हैं, फिर 2 सेकंड के लिए रोकते हैं। लिंगानुपात सबसे मतलब जो जनजाति है इनका लिंगानुपात कितना है इस बार 2011 में, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 990। कितनी बढ़ोतरी हुई? तो बढ़ोतरी कितनी हुई? बढ़ोतरी हुई +12 की, मतलब 12 बढ़ा, पहले कितना था? 978 था। ठीक, इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य गोवा में, सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, है ही नहीं कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़, वो है ही नहीं उसमें। सबसे ज्यादा देखिए दादरा एवं नागर हवेली में सबसे ज्यादा आबादी में, जनसंख्या में सबसे ज्यादा है दादरा एवं नागर हवेली में। यहाँ पे लिख लीजिए जनसंख्या, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखिए, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। और प्रतिशत में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में 94%। प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? ट्राइफेड योजना शुरू की गई है इनके लिए, बंधन योजना, एकलव्य विद्यालय। फिर जनजाति शब्द का आविष्कार, या फिर कहे कि सबसे पहले जनजाति शब्द किसने दिया? तो ठक्कर बापा नामक जो थे इन्होंने दिया। इनको जनजातियों का मसीहा या आदिवासियों का मसीहा कहते हैं या भगवान कहते हैं उनको। पुरातत्व लेखों में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो अत्विका नाम से जाना जाता है, अत्विका। सबसे बड़ी जनजाति गोंड, सबसे ज्यादा जनसंख्या में कहा? एमपी में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा मिजोरम में। एमपी में जनसंख्या देखिए उसकी खुद की जनसंख्या की कितना परसेंट है? 21%। मतलब सबसे ज्यादा आबादी एमपी में और सबसे कम आबादी, सबसे ज्यादा आबादी एमपी में और सबसे कम आबादी इसलिए नहीं बताया क्योंकि पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर है ही नहीं जनसंख्या, एक भी नहीं पाई जाती, तो इसलिए सबसे कम वाली नहीं डाटा लिखी। सबसे ज्यादा जनसंख्या में एमपी है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम में है। कितना परसेंटेज? 94.4%। भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% इनका योगदान है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 89वां संविधान संशोधन 2003 कब जोड़ा गया? ये मतलब कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 338A जोड़ा गया। इसी के तहत राष्ट्रीय जनजाति आयोग की स्थापना हुई कब? 2003 में। अध्यक्ष यूएस ढेबर बने। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 338A। संविधान में संशोधन 2003 में हुआ। इस अनुच्छेद में 342 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी राज्य या विशेष क्षेत्र में जनजातियों को अधिसूचित कर सके राज्यपाल की सहायता से या परामर्श से। कितनी अभी तक अधिसूचित हो चुकी हैं? तो 705 जनजातियां हैं जो अधिसूचित हो चुकी हैं। जनजातियों से संबंधित जो समितियां बनी है कौन कौन सी? एक शासा समिति, एक भूरिया समिति, यूरिया नहीं है, भूरिया समिति ब्राउन वाली, लोकुल समिति, ये 3 समितियां जनजातियों से संबंधित हैं। योजनाएं भी बता दिया। लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 47। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू कश्मीर, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य गोवा 1046 या 47, कुछ 1046। बाकी ये सब बता दिया। अब हम क्या करेंगे, आपसे 2 सेकंड का समय लेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मैप बनाएंगे। मैप में किस राज्य में कौन सी जनजाति है उसका हम अध्ययन करेंगे और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।